दोस्तों, यूँ तो बारिश का महीना बहुत ख़ास होता है, पर आज की बारिश और दिनों से कुछ अलग थी। अक्षय एक 28 साल का नौजवान अपने घर पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। मौसम बाहर से बहुत खराब था, इसलिए अक्षय घर पर ही बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। इस वक्त इतनी बारिश में कौन आया होगा? दरवाजे की बेल फिर से बजी, जिससे अक्षय दरवाजा खोलने के लिए उठकर गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई भी नजर नहीं आया। उसके चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। वहां एक टोकरी में एक नवजात बच्चा था। उसका चेहरा छोटा, गोल और प्यारा था। उसकी मासूमियत को देखकर अक्षय को एक अलग सा सुकून का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया। ये बच्चा ये बच्चा किसका है? अक्षय ने इधर उधर देखा, पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हेलो, कोई है? ये बच्चा किसका है? सिवाय खामोशी के उसे कोई जवाब नहीं मिला। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकता था। उसने टोकरी उठाई और घर के अंदर ले आया। तभी टोकरी में से एक चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। चिट्ठी देख अक्षय को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसे थोड़ा संतोष भी हुआ। क्या पता इस चिट्ठी की मदद से उस बच्चे के बारे में कुछ जान पाए। इसलिए उसने बच्चे को सोफे पर रखकर चिट्ठी को तुरंत नीचे से उठा लिया और उसे खोला। चिट्ठी पढ़ते हुए अक्षय के सामने मानो होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बड़ी बड़ी आंखों से वो बार बार चिट्ठी को पढ़ ही जा रहा था, जैसे मानो उस चिट्ठी पर लिखे अक्षरों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। चिट्ठी में जरूर कुछ ऐसा था जिससे अक्षय बहुत घबरा चुका था। डर और घबराहट उसके चेहरे से पसीना बनकर झलक रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी घर की डोर बेल फिर बजी। अक्षय का दिल जोर से धड़का, मानो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो दरवाजा खोले। कहीं वो तो नहीं? वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। वो सामने राज, उसका दोस्त, खड़ा था, जो बारिश में भीग चुका था। यार मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तू एक भी फोन ही नहीं उठा रहा। देख पूरा भीग चुका हूँ यार। राजन की बात का अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डरा सहमा अपनी ही सोच में कहीं खोया हुआ था। दोनों घर के अंदर आए। तभी राजन की नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा? ये छोटा बच्चा किसका है? और तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है भाई? ये मेरी वो भूल है जो मैंने 1 साल पहले की थी। और ये बारिश भी आज ही होनी थी। यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यार, रुक जाऊं क्या? अक्षय ऑफिस के काम के सिलसिले से रांची गया था। यहाँ से लौटते समय भारी बारिश हो रही थी। काले बादलों के चलते जंगल के हाईवे पर रोशनी बहुत कम थी। बारिश की बूंदें गाड़ी पर ऐसे टकरा रही थी मानो कोई पत्थर मार रहा हो। कुछ भी साफ साफ नजर आना बहुत मुश्किल था। अभी अचानक कुछ गाड़ी के सामने आया, और बारिश की बूंद के चलते अक्षय को दिखाई नहीं दिया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी टकरा चुकी थी। गाड़ी का शीशा खून से सन गया। वो डरते हुए गाड़ी से बाहर उतरा। सामने सड़क पर काली साड़ी में भीगी हुई औरत खून से लथपथ पड़ी थी। बारिश उसके चेहरे पर पड़े खून को धो रही थी।
वो दर्द से कर्रा रही थी। ये देख अक्षय उस औरत के पास गया। मुझे माफ कर दीजिए। वो बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं अभी आपको अस्पताल ले चलूंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पास समय नहीं है तो मुझे नहीं बचा सकता। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप ठीक हो जाओगी। मेरा घर जंगल के अंदर दक्षिण की ओर है, तो मुझे वहाँ ले चल। मेरी बेटी अकेली है, उसका मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। हम अभी आपके घर चलेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और तभी उस बूढ़ी औरत ने दम तोड़ दिया। ये देख अक्षय को यकीन नहीं हो रहा था। उसे बहुत दुख था कि उसकी वजह से एक औरत की जान चली गई। उसने चारों तरफ देखा पर दूर दूर तक सड़क पर कोई नजर नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान और बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। जंगल बहुत घना था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर की हालत बाहर से कुछ खास नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों को घर के बाहर बांधा गया था। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर इतने घने जंगल के अंदर कौन रहता है। उसने हिम्मत करके घर के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। कोई है? प्लीज, अगर कोई अंदर है तो दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें गहरी, ऊँट गुलाबी और कमर तक लंबे काले बाल थी। वो किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं थी। उसे देख अक्षय मानो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ है? बताइए, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बारिश में शायद किसी गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई थी। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ते में पड़ी दर्द के मारे कररा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें उनके घर ले चलूं, और ये कहते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अक्षय ने झूठ बोला क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी को भी ये बात बताएगा कि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ तो शायद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए उसने झूठ कहा। आप खुद को संभालिए। हमें उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनको खबर कर दीजिए। हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। ये बदबू कैसी आ रही है? ये जंगल है बापू, वो कभी कभार ऐसी बदबू आती रहती है। फिलहाल मुझे मेरी माँ की लाश को दफन करना है। बारिश बहुत तेज हो रही है, ना जाने कब तक थमे, इसलिए माँ की शव को दफन करना ही सही रहेगा। आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए। मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए। अक्षय को थोड़ा आश्चर्य हुआ पर उसने ज्यादा ना सोचते हुए घर से थोड़ी दूर बाहर बड़ा सा गड्ढा खोदा और वहां लाश को दफन कर दिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रात होने वाली बाबू, रात में ये जंगल और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप इस समय जाओगे तो किसी भी जंगली जानवर का शिकार बन सकते हो, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाइए। कल बारिश थमते ही निकल जाइएगा। अक्षय को उस लड़की की बात ठीक लगी, इसलिए उसने वहां रुकने के लिए हामी भर दी। जिसके बाद वो लड़की उसे घर के अंदर ले गई। अंदर से वो घर काफी बड़ा था,
लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना जाने क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी अक्षय को वहां महसूस हो रही थी। वो लड़की उसे कमरे में ले गई। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और एक खिड़की भी थी जिससे जंगल दिख रहा था। बाबूजी, आप बहुत भीग चुके हो। थोड़ी देर आग के सामने कपड़े सुखा लीजिए। मैं अभी आपके लिए गर्म काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। वो लड़की कमरे से बाहर जाने लगी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसका गोरा बदन पानी से चमक रहा था और से उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था। पूरे दिन की इतनी सब चीजों के बाद वो भी बस उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की अक्षय के लिए कुछ गर्म सा पेय पदार्थ लेकर आई। वो एकदम खून की तरह लाल था। ये क्या है? ये जड़ी बूटियों का काढ़ा है बाबूजी। इसे पी के आपको काफी आराम मिलेगा। रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। उस रात काढ़ा पीने के बाद अक्षय अपने होश में नहीं था। ना जाने उसमें ऐसा क्या था जिससे वो उस रात लड़की के बारे में बहुत करीब चला गया। अगले दिन सुबह जब अक्षय की आंखें खुली तो मोहिनी उसके बगल में नहीं थी। उसने पिछली रात की बात याद की जिसे सोचकर वो बहुत खुश था। उसने उठकर खिड़की के बाहर की ओर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी, कभी हल्की तो कभी तेज। पर तभी अक्षय की नजर सामने गई जहां मुनी एक मरे हुए कुत्ते को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। घर के बाकी कुत्ते उसे देख जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी उसने उस कुत्ते को सामने बने गड्ढे में डाल दिया और उसे वहीं दफन कर दिया। ये देख अक्षय को बहुत अजीब सा लगा। उसे मोहिनी पसंद तो थी पर उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। वो तुरंत कमरे से निकलकर बाहर आया और मोहिनी से पूछा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। मोहिनी बहुत ही डरावने रूप में बैठी थी। कुत्ते का खून चूस रही थी। उसकी लाल आंखें, लंबे दांत, खून से सने हाथ और चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे देख अक्षय की रूह कांप गई। वो बहुत डर गया और घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने लगा। बाहर जंगली जानवरों की आवाज से जंगल गूंज रहा था पर अक्षय के सामने फिलहाल जंगली जानवरों का कोई असर नहीं था बल्कि मोहिनी का डर था। अक्षय इसी तरह बहुत देर तक भागता रहा पर उसे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिला और इसी तरह वो थक कर बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद वो वहां से शहर लौट गया। वो सब तो ठीक है, पर तुझे ये कैसे पता चला कि ये बच्चा मोहिनी का ही है? इस खत से, ये खत मोहिनी ने भेजा है और इसमें साफ साफ लिखा है ये बच्चा मेरा है। अगर ये बच्चा मोहिनी और तेरा है तो यानी यह बच्चा भी पिशाच है। राजन और अक्षय का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। क्या सच में वो बच्चा एक पिशाच है या मोहिनी का एक नया जाल? दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करके और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करके तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।